Welcome to Y dot Management Equity. So in our previous class we have completed oligopoly. तो हमने लास्ट क्लास में ओलिगोपोली मार्केट कॉम्परेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ ये बताया था कि ओलिगोपोली मार्केट में हमारे फ्यू सेलर्स होते हैं। मतलब सेलर्स क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड ये होमोजीनियस एज वेल एज। वेलकम टू वाई डॉट मैनेजमेंट इक्विटी. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड ओलिगोपोली मार्केट कॉम्परेशन. तो हमने लास्ट क्लास में ओलिगोपोली मार्केट कॉम्परेशन के बारे में पढ़ा था और जहाँ पे मेन चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि ओलिगोपोली मार्केट में हमारे फ्यू सेलर्स होते हैं एज वेल एज से हमारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, होमोजीनियस एज वेल एज से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ओलिगोपोली मार्केट की मीनिंग पढ़ी थी एज वेल एज टाइप्स पढ़ा था एंड उसके फीचर्स हमने पढ़े थे और डिओपोली की मीनिंग बस समझी थी. आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि किंग डिमांड कर्व क्या होता है और किंग डिमांड कर्व हमारे ओलिगोपोली मार्केट में होता है. मतलब कि जैसे सारे कंपटीशन में, मतलब परफेक्ट कंपटीशन जो आपको पढ़ाया, इम्परफेक्ट पढ़ाया, मतलब इम्परफेक्ट में मैंने मोनोपोलिस्टिक पढ़ाया एंड मोनोपोली मैंने पढ़ाया, उसमें सब में मैंने आपको डिमांड कर्व बता के ये बताया है कि कौन से मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है. तो यहाँ पे किंग डिमांड कर्व जो होता है ये हमारा ओलिगोपोली मार्केट में होता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई. तो स्टार्ट करते हैं हम. देखिए, बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, देखिए ओलिगोपोली मार्केट में क्या होती है, हमारे फ्यू फर्म्स होते हैं. हमारे फर्म्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं. फ्यू फर्म्स होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्यू फ्यू फर्म्स होने की वजह से कोई भी एक अगर फर्म, अगर वो अपनी प्राइसेस में अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, कोई भी फर्म जो है अपनी प्राइसेस में अगर वो चेंज कर रही है तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे दूसरे फर्म्स पे भी पड़ता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 फर्म है, ठीक. अगर फर्म ए है, उन्होंने अपनी प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा दूसरे जो फर्म्स होंगे, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, इनके ऊपर भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल, फर्म ए अगर अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर दे रही है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ कर दे रही है, तो उससे क्या होगा कि जो फर्म ए के जो कंज़्यूमर रहेंगे वो स्विच कर जाएँगे फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी पे. इसी तरह अगर फर्म ए अपनी प्राइस को कम कर देती है तो क्या होगा, अगर उनके साथ ही फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी को भी अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर फर्म ए अगर अपने प्राइस को कम करती है तो फर्म बी, सी, डी के पास जो कस्टमर है वो क्या करेंगे, फर्म ए के पास मूव कर जाएँगे. इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस रिजिडिटी होती है. क्यों प्राइस रिजिडिटी होती है? क्योंकि किसी भी फर्म का अगर प्राइस चेंज होता है तो उसका तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे फर्म्स पे. इसी वजह से यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी होती है. जैसा एक फर्म चेंज करेगी वैसे ही उनको उसी इम्पैक्ट की वजह से दूसरे सारे फर्म्स को भी क्या करना होता है, अपने प्राइसेस को एडजस्ट करना होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे किंग क्रिएट होता है. किंग का मतलब क्या, एक तरीके से झुकाव होता है प्राइसेस को कम या प्राइसेस को ज़्यादा करने की वजह से. तो मैं आपको कर्व में ये चीज़ बताऊंगी. तो यहाँ पे लिखा है, इन ओलिगोपोली मार्केट प्राइसेस आर रिमेन टेन टू बी इनफ्लेक्सिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देखिए, प्राइसेस क्या होती है हमारे ओलिगोपोली मार्केट में, इनफ्लेक्सिबल होते हैं. बहुत लंबे समय तक प्राइसेस क्या होती है यहाँ पे, इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि चेंज नहीं होती है. क्यों चेंज नहीं होती है, मैंने आपको ये बताया, क्योंकि कोई भी फर्म अगर चेंज करती है प्राइस तो उसका तुरंत इम्पैक्ट दूसरे सारे फर्म्स पे पड़ता है. क्यों? क्योंकि सारे फर्म, जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री में 6 फर्म्स है, ठीक है. 6 फर्म्स है, अगर उनका क्या, एक भी अगर प्राइस कम कर दिया, फर्म ए ने क्या किया, अपने प्राइसेस कम कर दिए, तो सारी फर्म्स जानते हैं कि अगर उसने प्राइस कम कर दिया तो हमारे सारे कस्टमर वहाँ पे स्विच कर जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है ये होमोजीनियस भी हो सकती है एज वेल एज डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है. ठीक है, मतलब कि एक जो कमोडिटी एक फर्म के पास है वो दूसरे फर्म्स के भी पास हो सकती है. तो जाहिर सी बात है, उनको कस्टमर्स को जहाँ से कम भाव में मिलेगा वो वहीं पे स्विच कर जाएंगे. इसीलिए लंबे समय तक क्या होता है, यहाँ पे फर्म्स की जो प्राइसेस होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है. ओके, बिकॉज देयर इज़ अ फ्यू फर्म एंड चेंज इन प्राइस ऑफ अ वन फर्म अफेक्ट अदर फर्म. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ फर्म्स होती हैं और एक फर्म अगर प्राइस चेंज करती है तो उसका असर दूसरे फर्म्स पे भी पड़ता है. सो द फर्म इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फर्म. देखो, फर्म या तो खुद इन्फ्लुएंस होती है या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है अपनी एक्टिविटीज़ से. कैसे? अगर फर्म ए ने अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइस को इंक्रीज़ करने की वजह से उसके सारे कस्टमर दूसरे फर्म्स पे स्विच कर जाएँगे. इसका मतलब यहाँ पे फर्म ए ने कुछ एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी की वजह से फर्म ए को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है. इसी तरह अगर हम लोग देखें, फर्म ए ने अगर प्राइस डिक्रीज़ कर दिया है तो फर्म ए भी ये बात जानती है एज़ वेल एज़ बी, सी, डी फर्म भी हमारी जानती है कि इन्होंने अगर प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया है तो बी, सी, डी फर्म के पास जो कस्टमर है वो कस्टमर कहाँ स्विच कर जाएँगे, फर्म ए के पास स्विच कर जाएँगे. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी से वो खुद भी इन्फ्लुएंस हो रही है एज़ वेल एज़ दूसरे फर्म्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं. हियर डिसीजन टेकन बाय वन फर्म डिपेंड्स ऑन डिसीजन ऑन अदर फर्म. यहाँ पर डिसीजन, कोई भी अगर एक फर्म डिसीजन लेती है तो वो किस चीज़ के बेसिस पे डिसीजन लेती है कि हमारी दूसरी फर्म कैसा करे. दूसरी फर्म ने प्राइस रेज़ कर दिया तो वो प्राइस रेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके कस्टमर हमारे पास स्विच करके आ जाएँगे. ऐसी इसी तरह अगर दूसरे फर्म ने प्राइस को अगर कम कर दिया तो ये लोग भी क्या करेंगे, कम कर देंगे. प्लस जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में प्राइसेस को मैच करना होता है. मार्केट में प्राइसेस को मैच करेंगे तभी ये मार्केट में टिकेंगे भी और तभी इनके प्रोडक्ट की सेल भी होगी.
इफ एन ओलिगोपोलिस्ट डिक्रीज देयर प्राइसेस, कोई भी ओलिगोपोलिस्ट अगर अपने प्राइसेस को डिक्रीज करता है, देन ऑल द कॉम्पिटिटर ऑल्सो डिक्रीज देयर प्राइसेस बिकॉज दैट दे डोंट वांट टू लूज देयर कस्टमर। देखा, जैसा कि मैंने अभी ये चीज़ आपको बताया, कोई भी ओलिगोपोलिस्ट अगर अपने मार्केट में, अगर अपने प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस अगर डिक्रीज करता है, तो दूसरे भी फर्म्स क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कम कर देने की वजह से दाम हमारे कस्टमर दूसरे वाले फर्म पे स्विच करके जा सकते हैं। इसी वजह से उनको भी कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए, कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू रखने के लिए इनको अपने प्राइसेस को क्या होता है, डिक्रीज करना होता है। If an oligopolist increases their price, If an oligopolist increases their price, the demand get reduced and customers switch to competitor firm। देखो, कोई भी ओलिगोपोलिस्ट होता है, अगर अपने प्राइसेस को अगर इंक्रीज कर रहा है, तो डिमांड तो उस फर्म की क्या होगी, उस फर्म की, जैसे फर्म ए ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, तो उस फर्म की जो डिमांड होगी वो तुरंत ही कम हो जाएगी, उस फर्म की डिमांड क्या होगी, तुरंत ही कम हो जाएगी, और हमारे कस्टमर क्या होंगे, वो स्विच कर जाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर फर्म पे। ठीक है, कॉम्पिटिटर के जो फर्म्स है वहाँ पे स्विच कर जाएंगे बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस डिमांड ऑन अदर फर्म, दैट वाई देयर इज अ डेविएशन, किंग डेविएशन, या फिर डेविएशन के बाद जो डेविएशन की वजह से जो हमारा एक झुकाव क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं इन डिमांड ग्राफ। किंग इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अपर पोर्शन क्या होता है, हमारा इलास्टिक होता है। जैसे किंग में आपने अगर देखा होगा तो ऐसे होता है, तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने रबर वाली इलास्टिक देखी होगी तो वो आराम से स्ट्रेच हो जाती है, और इन इलास्टिक, इलास्टिक का ऑपोजिट है, मतलब कि वो आराम से खिंचती नहीं है, स्ट्रेच नहीं होती है, स्ट्रेचेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा रही हूँ। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं। देन यहाँ पे हाउ गिव कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंग डिमांड कर्व, हु गिव कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंग डिमांड कर्व, सॉरी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया किसने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नाम यहाँ कोट किया है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल एम स्विजी, ये जो थे, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे लाया था, केम अप विद द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस बहुत इनफ्लेक्सिबल होता है, यहाँ प्राइस रिजिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर रहते हैं ना, कि हर एक सेलर का एक दूसरे पे नज़र रहता है। जैसे कि हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था, वहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो ये वहाँ पे सेलर्स इतने ज़्यादा है ना, कि वहाँ पे नज़र रख पाना, दूसरों के एक्टिविटी पे नज़र रख पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी फर्म अगर अपने में कुछ भी चेंजेस कर रही है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस में भी कोई भी चेंजेस अगर कर रही है, तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट दूसरे सारे कॉम्पिटिटर्स पे पड़ जाएगा, और कॉम्पिटिटर इतने फ्यू होते हैं, मतलब सब मिला के इतने कम होते हैं ना, कि आराम से एक दूसरे पे नज़र रख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी मेंटेन करके रखा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पॉल एम स्विजी ने कुछ एजम्पशंस दिए थे, वो एक रीज़न बता रहे हैं कि क्यों ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी रहता है। तो यहाँ पे एजम्पशन इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लिया था, इफ अ फर्म लोअर द प्राइस बिलो द प्रिवेलिंग लेवल देन द कॉम्पिटिटर विल फॉलो हिम। देखिए, कोई भी फर्म अगर है, अगर प्राइस एक प्रिवेलिंग प्राइस से कम कर रही है, मतलब कि जो भी मार्केट में प्राइस होनी चाहिए उससे भी कम अगर अपनी प्राइस रख रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसके कॉम्पिटिटर होंगे वो उनको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी ये बात जानते हैं कि कोई भी फर्म अगर हमसे भी कम प्राइस अगर वो रख रही है, मतलब मार्केट में जितनी प्राइस रहनी चाहिए उससे भी कम अगर वो अपनी प्राइस कर दे रही है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे कस्टमर होंगे वो वहाँ पे स्विच कर जाएँगे। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई भी फर्म, कोई भी एक भी फर्म ने अगर थोड़ी-सी भी प्राइस में अगर क्या-क्या डिक्रीज़ की, थोड़ी-सी भी प्राइस को अगर लोअर किया, तो तुरंत जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वो उनके प्राइस को मैच करना शुरू कर देंगे। तो पहला असम्पशन ये था। दूसरा असम्पशन था, इफ अ फर्म इंक्रीज़ देयर प्राइस अबव द प्रिवेलिंग लेवल देन द कॉम्पिटिटर विल नॉट फॉलो। कोई भी फर्म अगर अपने प्राइसेज़ को इंक्रीज़ अगर करता है, ठीक है? कोई भी फर्म अगर अपने प्राइसेज़ को इंक्रीज़ अगर करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर फर्म्स हमारे होंगे वो उनकी प्राइस को मैच नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि, क्योंकि वो भी ये बात जानते हैं कि फर्म ए ने अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उनके कंज्यूमर्स होंगे वो स्विच करके फर्म बी सी डी के पास आ जाएँगे। तो फर्म बी सी डी तो अपनी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगी ना। उनका फ़ायदा तो इसी में है ना, कि जो आपकी प्राइस अभी रखी है वही सही है आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे फर्म ए ने जैसे प्राइस इंक्रीज़ करी, वैसे ही उनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट पॉल एम स्विजी ने ये 2 असम्पशन्स लिए थे किंग डिमांड कर्व के ऊपर। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि किंग डिमांड कर्व बेसिकली होता कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पे अगर आप देखें, वाई एक्सिस पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा वाई कौन सा, एक्स कौन सा। देखिए, वाई एक्सिस पे अगर आप देखें, ये वाई है एंड ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो हमने प्राइस को लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी डिमांड को लिया है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगी कि कि यहाँ पे जो पी है ना, जहाँ पे हमारा पी लिखा है यहाँ पर, ये हमारी प्राइस है, ठीक है? और इस प्राइस पे अगर आप डिमांड देखें तो ये है, जहाँ पर डी हमारा लिखा है ये हमारी डिमांड है, मतलब इस प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी है, डी। जैसे ही ये फर्म एक्स वाई जेड की हमने बात कर रहे हैं, फर्म एक्स वाई जेड ने जैसे ही अपनी प्राइस को क्या करी, इंक्रीज़ की। फर्म एक्स वाई जेड ने अपनी प्राइस को जैसे ही इंक्रीज़ की, उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस को इंक्रीज़ करते हुए डिमांड हमारी क्या हो गई, कम हो गई।
जैसे ही फर्म ए ने क्या किया, प्राइस को डिक्रीज़ किया, यहाँ पे तीनों कंडीशन मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे दिया है, प्राइस को इंक्रीज़ करके भी, प्राइस को डिक्रीज़ करके भी। प्राइस को जैसे डिक्रीज़ किया, इनकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अगर आप यहाँ ची अगर मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में हमारी क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। हमारी प्राइस जैसे बढ़ेगी, हमारी डिमांड क्या होगी, वैसे ही कम हो जाएगी। हमारी प्राइस क्या होगी, जैसे ही कम होगी, हमारी डिमांड क्या होगी, वैसे इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो किंक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये जहाँ पे मैंने लिखा है किंक, ये किंक क्यों क्रिएट होता है। ठीक है, ये किंक क्यों क्रिएट होता है, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे फर्म एक्स वाई जेड ने अपने प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज़ किया, जैसे अपने फर्म एक्स वाई जेड ने अपने प्राइस को इंक्रीज़ किया, प्राइस को इंक्रीज़ करने की वजह से जो इनकी कॉम्पिटिटर फर्म्स होंगी, वो क्या करेंगी, अपने प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगी। वो अपने प्राइस को क्या करेंगी, इंक्रीज़ नहीं करेंगी। उनकी प्राइस जैसी चल रही है, वो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, स्टेबल। इसी वजह से प्राइस को कम करते ही इनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तुरंत इनकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो फर्म है वो हमारी होमोजेनस एज वेल एज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो जो कंज्यूमर हमारे थे, जो कस्टमर थे हमारे एक्स वाई जेड के, वो इस प्राइस पे जो कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने इस प्राइस पे जो भी हमारे कंज्यूमर थे, हमारे कस्टमर थे, जो पी प्राइस पे जो हमारा वो डिमांड कर रहे हैं जितना, ठीक है? जितना वो डिमांड कर रहे हैं, प्राइस की इंक्रीज़ होते ही वो क्या करेंगे, वो स्विच कर जाएँगे दूसरे उस पे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स फर्म पे स्विच कर जाएँगे, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे जो फर्म एक्स वाई जेड है ना, इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि प्राइस की इंक्रीज़ करते ही झटाक से इनकी डिमांड क्या होगी, गिर जाएगी, ठीक? उसी तरह अगर आप देखें, यहाँ पे सेकंड केस देखें, सेकंड केस अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे प्राइस को जिस तरह कम किया गया, फर्म एक्स वाई जेड ने जैसे ही प्राइस को यहाँ पे कम किया, इनकी जो डिमांड जो है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। देखा क्यों क्यों नहीं फ़र्क पड़ा, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिमांड कितना ज़्यादा देखिए कम हो गया है, जब इन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ किया था। बट इन्होंने जैसे प्राइस को डिक्रीज़ किया, इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने प्राइस को कम किया, दूसरे भी इनके कॉम्पिटिटर फर्म जो थे, उन्होंने भी क्या किया, प्राइस को तुरंत ही कम कर दिया। इसी वजह से इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इसी वजह से ये जो पोर्शन होता है ना, यही रीज़न है कि ये नीचे का जो पोर्शन हमारा होता है, ये इनइलास्टिक होता है। ठीक है? हमारा ये जो नीचे का पोर्शन होता है, यही रीज़न है कि इनइलास्टिक होता है, और ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड तुरंत गिर जाती है। फर्म एक्स वाई जेड ने जैसे प्राइस को बढ़ाया, इनकी डिमांड तुरंत गिर गई, मतलब कि एकदम इलास्टिक की तरह काम किया है, एकदम एकदम तुरंत गिर गई है डिमांड। इसी तरह वैसे ही अगर आप ये नीचे का अगर पोर्शन देखिए कि इनके प्राइस कम करने की वजह से एक्स वाई जेड के फर्म जो थे, उन्होंने प्राइस कम की, तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ हुई, बट उतनी तेज़ी इंक्रीज़ नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि दूसरे भी फर्म्स ने अपने प्राइसेस को क्या किए, डिक्रीज़ कर लिए। इसी वजह से यहाँ पे जो डिमांड में हमारी चेंज हुई है, वो इनइलास्टिक हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो आज मैंने ये चीज़ आपको बताया। जो रीज़न जो इन्होंने दिया था, रीज़न किन्होंने, अमेरिकन पॉल एम स्वीजी ने जो रीज़न यहाँ पे दिया था किंक होने का, वो पहला रीज़न ये था, द सेगमेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल इज़ हाईली इलास्टिक। देखिए, जो सेगमेंट होगा, जहाँ से किंक आपका शुरू हो रहा है, उसके ऊपर का जो सेगमेंट होगा, वो हाईली इलास्टिक होगा। क्यों हाईली इलास्टिक होगा? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही फर्म ए ने प्राइस इंक्रीज़ की, फर्म एक्स वाई जेड ने जैसे प्राइस इंक्रीज़ की, इनके प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से इन्हीं की डिमांड कम हो गई है, ठीक है? इसी वजह से इनकी डिमांड हाईली इलास्टिक है, तुरंत ही कम हो गई, एकदम झटाक से कम हो गई। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, द सेगमेंट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल इज़ इनइलास्टिक। जो सेगमेंट जो उसके नीचे थी, किंक के नीचे, वो इनइलास्टिक सेगमेंट थी। जैसे कि ये वाली सेगमेंट जो आपकी थी, ये सेगमेंट आपकी क्या थी, इनइलास्टिक थी, ठीक है? यहाँ पे हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही फर्म एक्स वाई जेड ने प्राइस को कम किया, वैसे ही क्या हुआ, फर्म एक्स वाई जेड ने जैसे ही प्राइस को क्या किया, कम किया, वैसे ही इनकी जो कॉम्पिटिटर फर्म थी, उन्होंने भी अपने प्राइसेस को क्या किया, कम कर दिए। इसी वजह से इनकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। इसी वजह से इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है इनइलास्टिक। ओके, ये हाईली इनइलास्टिक थे और ये क्या थे, इलास्टिक थे, ठीक है? तो यहाँ पे रीज़न भी मैंने आपको बता दिया और 2 मेन पॉइंट्स बता दिए, जो आप अपने एग्ज़ाम में ये चीज़ बताएँगे। रीज़न मैंने आपको इसके पीछे बताया क्या था, कि प्राइस के बढ़ाने की वजह से, प्राइस अगर कोई भी फर्म अगर प्राइस को अपने अगर इंक्रीज़ कर रही है, प्राइस को कोई भी फर्म अगर इंक्रीज़ कर रही है, तो इनके कॉम्पिटिटर फर्म प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है? और प्राइस को कोई भी फर्म अगर डिक्रीज़ कर रही है, तो इनके कॉम्पिटिटर फर्म भी क्या करेंगे, प्राइस को तुरंत ही डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, रीज़न है 2। ओके? तो आज मैंने आपको ये चीज़ बताया कि हमारा किंग डिमांड कर्व होता क्या है और किंग डिमांड कर्व हमारे ओलिगोपोली मार्केट में यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं, किंग डिमांड कर्व जो होता है, ये ओलिगोपोली मार्केट को स्टडी करने में ये हेल्प करता है कि ओलिगोपोली मार्केट में हमारी किस तरीके से डिमांड क्रिएट होती है, प्राइसेस जब अफेक्ट करते हैं तब। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।